जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन है। और हम बात कर रहे हैं भारत के भौतिक स्वरूप की। और भारत के भौतिक स्वरूप के अंदर भाग 4 जिसके बारे में आज चर्चा करेंगे, और भाग 4 का नाम है तटीय मैदान। भारत जो है इसका ये वाला दक्षिणी भाग जो है, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये पठारी भाग है। और इस पठारी भाग के ये पास में जो आपको दिखाई देने वाला जो है, जिसको हम लोग तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र को हम लोग पूर्वी तट, पश्चिमी तट कहते हैं, पश्चिमी तट, और इसको हम लोग कहते हैं पूर्वी तट। पश्चिमी तट और पूर्वी तट, ठीक है ना भाई। जिन तटीय मैदानों की चर्चा आज हम लोग करेंगे, तो तटीय मैदान को हम लोग दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। तो पूर्वी तट की सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि ये कहां से कहां तक और किस प्रकार फैला हुआ है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। पहली विशेषता तो ये कि ये पूर्वी तट जो है, ये वाला भाग, ये पश्चिमी तट की अपेक्षा ये ज्यादा चौड़ा है। दूसरी बात, पूर्वी तट, पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के बीच निर्मित मैदान को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के बीच, ये पूर्वी घाट और ये बंगाल की यहाँ पर खाड़ी, जो इसके बीच में स्थित जो मैदान है, इस मैदान को पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच मैदान जो स्थित है, इस मैदान को पूर्व तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। इसका विस्तार स्वर्णरेखा नदी से होकर कन्याकुमारी तक है। इसका मैदान, यहाँ से एक नदी है जिसका नाम है स्वर्णरेखा नदी। कौन सी नदी? स्वर्णरेखा नदी से लेकर के ये कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक। पूर्वी तटीय मैदान जो है, स्वर्णरेखा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ ये तट पर मैदान है। इस मैदान को पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। और इसके बाद में अधिक चौड़ाई तथा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के कारण पूर्व तटीय मैदान कृषि की दृष्टि से काफी विकसित माना जाता है। पहला तो यहाँ पर जो है उपजाऊ मिट्टी है, दूसरा सिंचाई के पर्याप्त मात्रा में साधन है। तो कृषि की दृष्टि से जो है वो आपके पूर्व तटीय मैदान जो है लाभदायक माना जाता है, कृषि योग्य मैदान। दूसरी बात, इसके बाद में आगे बात करते हैं कि कृष्णा, गोदावरी और कावेरी डेल्टा क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ है। इस मैदान के अंदर पूर्वी मैदान में कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी और गोदावरी नदी, ये तीन नदियां जो है आपके ये यहाँ से निकलती है और पूर्वी तट की तरफ जाती है। तो यहाँ से जो ये तीनों नदियां हैं, ये इस तरफ बहती है और अपने साथ में उपजाऊ मिट्टी ले जाती है, जिस कारण कृषि जो है अत्यधिक मात्रा में होती है। पानी की सिंचाई भी उपलब्ध हो जाती है और दोमट जलोढ़ मिट्टी भी इनको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाती है। इस कारण से बहुत अधिक मात्रा में आपका कृषि का उत्पादन होता है। इस क्षेत्र को दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द ज्योग्राफी। तो हम लोग कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर कृष्णा, कावेरी और गोदावरी जैसी बड़ी नदियां दक्षिण भारत की बहती है और काफी मात्रा में जलोढ़ मिट्टी और सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाती है, जिस कारण से यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में अन्न का उत्पादन होता है, अन्न का उत्पादन होता है। और इस अन्न के उत्पादन के कारण इस क्षेत्र को, यानी कि पूर्वी तट को जो है दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। दक्षिण भारत का अन्न भंडार किस क्षेत्र को कहा जाता है? पूर्वी तटीय मैदान को कहा जाता है। इसके बाद में आगे है कि इस क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ा डेल्टा है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये ब्रह्मपुत्र नदी है और ये गंगा नदी है। तो ये दोनों नदियां यहाँ पर आकर मिलती है और इस दोनों नदियों के बीच में सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा जो गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कौन सा डेल्टा है? सुंदरवन डेल्टा,
जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। आपको पूछा जा सकता है कि भारत के भौतिक स्वरूप के अंदर आप बताइए कि सुंदरवन डेल्टा किसका भाग है? तो तटीय मैदान, और तटीय मैदान में भी पूछ ले कि किसका भाग है, तो पूर्वी तट का भाग है। इसके बाद में पम्बन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। आगे एक पम्बन द्वीप जो है महासागर में स्थित है, और ये पम्बन द्वीप कहां पर स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। किस खाड़ी में है? मन्नार की खाड़ी में। और मन्नार की खाड़ी कहां पर है? भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मन्नार की खाड़ी। और इसी मन्नार की खाड़ी में राम सेतु बना हुआ है। क्या बना हुआ है? राम सेतु। मतलब भगवान राम जब सीता जी को लेने के लिए गए थे, तो उन्होंने जो पुल बनाया था, वो पुल मन्नार की खाड़ी में पम्बन द्वीप के अंदर स्थित है, जो आपके पूर्वी तट का भाग माना जाता है। आगे इसके बाद में ये गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा हैं, जिनमें कोलेरू झील स्थित है। पूर्वी तट पर चिल्का झील और पुलिकट झील है। देखिए, आप लोगों को पूछा जा सकता है चिल्का झील। कौन सी झील? चिल्का झील। चिल्का झील और पुलिकट झील। चिल्का झील और पुलिकट झील किसका भाग है या किस भाग में स्थित है? तो आपको बताना है तटीय मैदान के पूर्वी तट के अंदर। कहां पर है? तटीय मैदान के अंदर, पूर्वी तट के अंदर। पुलिका झील जो भारत की सबसे आपके चिल्का झील जो भारत की सबसे खारी झील है, उड़ीसा में स्थित है। अब हम बात कर सकते हैं कि पूर्वी तटीय मैदान को 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिए, पूर्वी तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से भाग हैं? अलग अलग बात करते हैं। तो देखिए, जैसे मैं आप लोगों के सामने, ये दक्षिण भारत है और ये दक्षिण भारत का आपके पूर्वी तटीय मैदान। अब इसको 3 भागों में बांट दिया। भाग नंबर 1, 2 और 3। तो पहले भाग का नाम जो है वो है आपके उत्कल तट। कौन सा है? इसको कहते हैं उत्कल तट। उत्कल तट जो आपके कहां से कहां तक स्थित है? ये आपके है पूर्वी तट पर उड़ीसा। ये यहां पर उड़ीसा है। उड़ीसा का जो मैदानी भाग है, इसको हम उत्कल तट के नाम से जानते हैं। मतलब यह है कि पूर्वी तट पर उड़ीसा के तटवर्ती मैदान को उत्कल तट कहते हैं, जो महानदी से कृष्णा नदी के बीच उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये तो हो गया। अब आगे आता है महानदी से, ये महानदी, और इसके बाद में कृष्णा नदी। महानदी से कृष्णा नदी के बीच में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अंदर बीच में जो स्थित तट है, इस तट का नाम है उत्तरी सरकार तट। इसको कहते हैं उत्तरी सरकार तट। पहला जो है आपके उत्कल तट, जो उड़ीसा में स्थित है। दूसरा भाग है आपके पूर्वी तटीय मैदान का, जिसको हम लोग कहते हैं उत्तरी सरकार तट, जो महानदी से लेकर के कृष्णा नदी के बीच में स्थित है, और ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। तीसरा जो भाग है आपके, इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। इसको क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, ये जो आपके तीसरा भाग है, ये यहां से लगा करके यहां तक, इसको कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। और ये आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के बीच में स्थित है। यह आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के बीच में स्थित है। देखिए, पूर्वी तट के 3 भाग है। भाग नंबर 1 जिसको उत्कल तट कहते हैं, और ये उड़ीसा में स्थित है। भाग नंबर 2 जिसको उत्तरी सरकार तट कहते हैं, जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में स्थित है, मतलब महानदी और कृष्णा नदी के बीच में स्थित है। और भाग नंबर 3 जिसको हम लोग कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, जो आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु के बीच में स्थित है। तो सीधी सीधी बात यह है कि
उत्तरी पूर्वी जो तट है वो आपके उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु के बीच में जो स्थित मैदानी भाग है, तटवर्ती जो मैदान है, इसको हम पूर्वी तटवर्ती मैदान या पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। इसके बाद में पूर्वी तट में स्थित चेन्नई का मरीना पुलिन भारत का सबसे ऊंचा पुलिन है। पूर्वी तट के अंदर एक पुलिन है, बीच जिसको कहते हैं पुलिन या बीच। ये जो बीच या पुलिन है आपके मरीना पुलिन, कौन सा? मरीना पुलिन। ये मरीना पुलिन जो है आपका दक्षिणी भारत का सबसे ऊंचा पुलिन माना जाता है। दक्षिणी भारत का या चेन्नई का मरीना पुलिन भारत का सबसे लंबा पुलिन है। भारत का सबसे लंबा पुलिन, भारत का सबसे लंबा पुलिन कौन सा है? मरीना पुलिन, जो किस तट में स्थित है? पूर्वी तट के अंदर स्थित है। तो इस प्रकार से हमने भारत के भौतिक स्वरूप के अंदर तटीय मैदान का पहला भाग, जिसको हम पूर्वी तट मैदान के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में चर्चा की है। आगे हम पश्चिमी तट की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।